दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 802 आपका सब्जेक्ट जो कोड है इसका विषय है समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा। तो इस विषय का हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने 801 को डिस्कस कर लिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस एमसीक्यू के सीरीज को और देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय शिक्षा परामर्श मंडल की स्थापना कब की गई? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा केंद्रीय शिक्षा परामर्श मंडल की स्थापना सन 1935 में की गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको? अच्छा, जिन विद्यार्थियों को नोट्स प्राप्त करने हो ये पीडीएफ भी आपको मिलेगी, जैसे कि आंसर्स यहाँ पे लिखे जा रहे हैं ये भी मिलेगा, और ऑलरेडी जो पीडीएफ प्रोवाइड किए गए हैं वो भी मिलेगा आपको। तो सारे विषय आपको मिलेंगे। आपको व्हाट्सएप पे संपर्क करना पड़ेगा 8469022568, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप संपर्क करके जो है अपना पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। सारे विषय के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग ये भी जो अभी आप विषय देख रहे हैं ये भी आपको मिलने वाला है उस पीडीएफ में। पीडीएफ के रेट हाइक हो चुके हैं, आपको पहले बता दिया गया था कि जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम टाइम आएगा तो उस समय हमारे नए नोट्स आपको मिलेंगे। तो ये नए नोट्स आप देख रहे हैं ये भी उसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो 8469022568 ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा, इस पे आप संपर्क करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बाकी आने वाले समय में मैं आपको और भी चीज़ें बता दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन से। भारत में जाति का आधार क्या है? तो भारत में जाति का आधार क्या होता है? जन्म से होता है, यानी कि आप किस जाति में जन्म लेते हैं वही इसका आधार माना जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब लागू हुआ? तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को लागू किया गया था सन 1994 में। तो यहाँ पे द ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया आपसे, विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व स्तर पे स्थापना की गई जब 50 देशों ने साइन किया था उस पर, तो वो समय था 1945। तो यहाँ पे ब ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1945 का आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो पांचवा एमसीक्यू पूछा गया आपको, यह पूछा गया शिक्षकों की व्यावसायिक आचार नीति से संबंधित मुख्य बिंदु कौन हैं? तो देखो, शिक्षकों की व्यावसायिक आचार की बात कर रहा है, यानी कि व्यावसायिक जो शिक्षण होती है उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है मुख्य मानी जाती हैं। तो इसमें हो जाएगा व्यावसायिक प्रशिक्षण, विषय का पूर्ण ज्ञान और व्यवसाय के प्रति निष्ठा। ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ। अगर आपने नोट्स लिए हैं तो आपने पढ़ा होगा, व्यवसाय के प्रशिक्षण भी दिया है मैंने, विषय का पूर्ण ज्ञान दिया है, व्यवसाय के प्रति निष्ठा भी बताया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो उपरोक्त सभी जो है सही हो जाएगा। यहाँ पे द ऑप्शन आपका फिर से करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। जो विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम से जुड़े हुए हैं तो उनको आपको पता होगा कि उनके क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पे डाले हुए हैं इंग्लिश मीडियम के, देख सकते हैं आप क्वेश्चंस आपके, और आंसर्स मैंने आपको हिंदी में बता दिए हैं, तो आप यहाँ पे टिक कर लेना। क्वेश्चंस को समझने के लिए केवल इंग्लिश का वर्जन यहाँ पे डाला गया, अन्यथा इंग्लिश वर्जन डालने की जरूरत नहीं थी हमें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भारत सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य खालिस्तान होते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि ये 12 सदस्य होते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, सामाजिक परिवर्तन खालिस्तान प्रकार के होते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन जो है टोटल मिला के 5 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा 5। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम खालिस्तान में लागू किया गया, यानी कि यहाँ पे सन दिए गए हैं, कौन से सन में जो है इसको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बाल बाल अनिवार्य शिक्षा को अधिनियम को लागू किया गया था? 2009 में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2009। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय के प्रमुख साधन के रूप में खालिस्तान को स्वीकार किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय का प्रमुख जो साधन होता है, प्रमुख साधन की बात हो रहा है यहाँ पे, तो प्रमुख साधन में हम कृषि को शामिल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कृषि। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपसे क्या पूछा गया है, मानस चित्रांकन का उपयोग खालिस्तान में किया जाता है। तो किस में किया जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर इसका सक्रिय अधिगम प्रविधि में। सक्रिय अधिगम प्रविधि जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पूछा गया आपसे,
ये तो सारा के सारे आप इंग्लिश वर्जन में जो आपने हिंदी में देखे हैं, जो ये फिलअप्स हैं, ये इंग्लिश में यहाँ पूछा गया है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वहाँ पे देख सकते हैं आंसर्स मैंने टिक करवाई दी हैं आपको कि यहाँ पे कौन कौन से आंसर्स होंगे, तो आप आराम से आंसर्स टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है मध्य प्रदेश में राज्य विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। तो मध्य प्रदेश में राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान जबलपुर में स्थित है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा जबलपुर। ठीक है, यहाँ पे जबलपुर इसका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये किया गया था 1993 में। अगर आपको डेट याद रखनी है तो आप याद रखोगे 17 मई। ठीक है, 17 मई 1993 में जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे बताऊंगा जो बार बार पूछे गए हैं, वो ही बताऊंगा मैं। वो आपको देखते ही, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप बार बार ये देखिए कि ये पूछा गया है, क्योंकि वो रिपीट कर दूंगा मैं आपको, 2-3 बार रिपीट होने वाले हैं वो। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि इस संविधान को बनाने में जो है 2 वर्ष का समय, 2 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष, उसके बाद में इसमें 11 माह लगा था, 11 माह या महीना बोलिए, और साथ ही साथ 18 दिन। ठीक है, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था भारतीय संविधान के निर्माण में। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। उदारीकरण शिक्षा से क्या तात्पर्य है। तो मैंने यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ है, थोड़ा सा हम यहाँ चले तो यहाँ पे मिलेगा आपको। ये रहा इसका आंसर। शिक्षा व्यवस्था से अनावश्यक प्रतिबंधों को हटाकर उसे उदारवादी यानी कि सबके लिए बराबर बनाना की जो प्रक्रिया है वही उदारीकरण शिक्षा कहलाती है। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, आप आराम से लिख सकते हैं। चाहे 2 नंबर का पूछे 1 नंबर का पूछे, आप आसानी बता सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछता है और 1 नंबर में भी पूछता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको पूछा गया है, बहुस्तरीय शिक्षण से क्या आशय है। बहुस्तरीय शिक्षण का मतलब क्या है। तो यहाँ पे इसका आंसर मैंने यहाँ पे अब दिया हुआ है, अब देखिए ध्यान से। बहुस्तरीय शिक्षण एक ऐसी शिक्षण है जहाँ विभिन्न स्तरों से आने वाले छात्रों के पूरे समूह को एक पाठ पढ़ाया जाता है। यानी कि बहुस्तरीय शिक्षण क्या है कि आप चाहे 8वीं में हो, 5वीं में, 6ठी में हो, 10वीं में हो, किसी भी क्लास में हो, लेकिन आप जब एक क्लास में आते हैं तो आपको जो एक शिक्षण पद्धति पढ़ाई जाती है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम बता सकते हैं, विभिन्न कक्षाओं से आए हुए विद्यार्थियों को एक साथ में बॉक्सिंग का पाठ पढ़ाना, तो ये सबके लिए है। तो यही होता है बहुस्तरीय शिक्षण प्रणाली। चाहे आप क्रिकेट का बात कर लें, क्रिकेट सिखा सकते हैं, या फिर क्रिकेट के नियम बता सकते हैं, बॉक्सिंग सिखा सकते हैं, खो खो के नियम बता सकते हैं, कबड्डी के नियम बता सकते हैं। तो सारे की सारी चीज़ें क्या आती हैं, बहुस्तरीय शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत आती हैं। तो ये हो गया इसका आंसर। यही क्वेश्चंस कुछ इंग्लिश मीडियम के लिए पूछे गए हैं, तो आप इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चंस आप देख सकते हैं किस तरह का है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। शिक्षा की दृष्टि से राज्य के 2 मुख्य महत्व बताइए। शिक्षा की दृष्टि से राज्य के 2 मुख्य महत्व क्या हो सकते हैं। तो राज्य अपने नागरिकों के लिए शैक्षिक लक्ष्य और उद्देश्य प्रदान करते हैं, स्कूल और कॉलेज खोलते हैं, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या की व्यवस्था करते हैं, शैक्षिक गतिविधियों की योजना बनाते हैं, उन पर नियंत्रण रखते हैं और उनका निर्देशन करते हैं। मैंने यहाँ पे 5-6 पॉइंट लिख दिए हैं, तो आप इसमें से जितने पॉइंट आप चाहें तो उतने याद कर सकते हैं। शिक्षा की दृष्टि से राज्य के प्रमुख महत्व जो है वो क्या करते हैं। भाई शिक्षा के लिए राज्य क्या करता है। तो राज्य जो है अपने नागरिकों के लिए शैक्षिक लक्ष्य और उद्देश्य प्रदान करते हैं, स्कूल और कॉलेज खोलते हैं, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या की व्यवस्था करते हैं, शैक्षिक गतिविधियों की योजना बनाते हैं, उन पर नियंत्रण रखते हैं और उनका निर्देशन करते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन करते हैं, नियंत्रण करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सामाजिक स्थिरीकरण से आप क्या समझते हैं। तो सामाजिक स्थिरीकरण से तात्पर्य किसी समाज द्वारा धन, आय, जाति, शिक्षा और शक्ति जैसे कारकों के आधार पर अपने लोगों को सामाजिक आर्थिक स्तरों में वर्गीकृत करना होता है। यानी कि कोई कौन सा भाई वर्ग जो है वो ऊंचा है, कौन सा वर्ग नीचा है। ठीक है, यहाँ पे देखा जाता है उनकी आय कैसी है। ठीक है, वो कौन सी जाति में जन्म उन्होंने लिया है, जन्म नहीं है यहाँ पे, जाति की बात कर रहा है, किस जाति में है भाई।
अब जो जानते हो आप, बहुत सारी जातियां हैं जिसको बहुत ही शेड्यूल कास्ट, फिर ओबीसी, एसटी और एससी और ये सब माने जाता है। तो ये जातियों के आधार पे भी जो हम वर्गीकृत कर देते हैं ना, तो वो वर्गीकरण जो है वही जो है क्या कहलाता है, सामाजिक स्थिरीकरण कहलाता है। आधुनिकरण से क्या तात्पर्य है? तो आधुनिकरण का अर्थ है एक क्रांतिकारी परिवर्तन है, यानी कि आधुनिकरण क्या है, एक क्रांतिकारी परिवर्तन है जो एक समाज को उन्नत, आर्थिक रूप से समृद्ध तथा राजनीतिक रूप से स्थिर समाज के रूप में परिवर्तन करने की ओर ले जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि भाई जो भी आधुनिकरण होता है, हम जो है मॉडर्नाइजेशन में जाते हैं। तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है कि हम हर चीज़ जो है आर्थिक रूप से उन्नत होना चाहते हैं, समृद्ध होना चाहते हैं, ठीक है। समाज के प्रति जो है हमारा जो है, अब देखो आप गांव में भी पहले बिजली नहीं थी, सड़कें नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें नहीं थी। तो आधुनिकरण होते होते जो है वहाँ पे शौचालय खुल गए, ठीक है। वहाँ पे अब जो है कचरे की गाड़ियां भी आने लग गई हैं। तो ये सब आधुनिकरण का ही तात्पर्य है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम कह सकते हैं ये क्रांतिकारी परिवर्तन होता है जो समाज को उन्नत बनाता है, आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाता है, समृद्ध बनाता है, राजनीतिक रूप से भी यह स्थिर बनाता है। इस तरह का जो समाज जो है क्या कहता है, आधुनिकरण कहलाता है, या इस तरह का परिवर्तन जो है आधुनिकरण कहलाता है। भारतीय संविधान की कोई दो विशेषताएं लिखें। भारतीय संविधान में बहुत सारी विशेषताएं हैं। जैसे सबसे लंबा लिखित संविधान है हमारा, पहला तो ये हो गया। दूसरा है विभिन्न स्रोतों से लिया गया संविधान है हमारा, ठीक है, बहुत सारे स्रोतों को खंगाल करके बनाया गया है। कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है, यानी कठोर नियम भी है और लचीला नियम भी है। संगनात्मक और एकात्मक का मिश्रण है, ठीक है, संघ भी है और एकात्मक भी है। और सरकार का संसदीय रूप देखने को मिलता है, जहाँ लोकसभा विधानसभा आपका जो है मिलता है देखने को। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है लोकतंत्र के लिए शिक्षा के कोई दो उद्देश्य लिखिए। लोकतंत्र के लिए भाई शिक्षा का क्या उद्देश्य हो सकता है, कोई दो उद्देश्य बताने हैं। तो लोकतंत्र के लिए शिक्षा के पहला उद्देश्य की बात करूं तो संतुलित और सामंजस्य मानव व्यक्तित्व का विकास करना, चरित्र निर्माण करना यानी कि नैतिक और चारित्रिक विकास करना, और साथ ही साथ समाज या संस्कृति में कुशल और उत्पादक अस्तित्व के लिए प्रशिक्षण देना है। ये लोकतंत्र के लिए शिक्षा के महत्व हैं। यहाँ पे मैंने तीन महत्व दिए हुए हैं, पूछा गया है आपसे केवल मात्र दो। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है ना तो आप 3 लिख दोगे ये आराम से। वैश्वीकरण के कोई दो लाभ लिखिए। वैश्वीकरण के क्या लाभ हो सकते हैं? तो वैश्वीकरण से उठाए गए कदमों के कारण संचार के क्षेत्र में कम दामों में उत्तम सेवाएं प्राप्त हुई हैं। साथ ही साथ वैश्वीकरण से औद्योगिक क्षेत्र में, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, कंप्यूटर एवं कृषि के क्षेत्र में जो है भारी सफलता प्राप्त हुई है। तो ये दो आप जो है इसके लाभ लिख सकते हैं। इसके अलावा और भी लाभ हैं, आप अपनी मर्जी से जो लिखना चाहें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया शिक्षक के किन्हीं दो व्यवसायिक गुणों को लिखिए। तो शिक्षक के व्यवसायिक गुण हमने ऊपर ही पढ़ लिया था एमसीक्यू में, और यहाँ पे भी आप बता सकते हैं। व्यवसाय के प्रति रुचि होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रुचि और निष्ठा होना, यानी कि एक अध्यापक को अपने अध्यापन व्यवसाय में रुचि और उसके प्रति निष्ठा होनी चाहिए। साथ ही साथ विषय का पूर्ण ज्ञान, यानी कि एक कुशल अध्यापक में इस गुण का होना अति आवश्यक माना जाता है। तो ये दो आप गुण जो है इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा मैंने नोट्स में ये सारे बहुत सारे गुण बताए हैं। जब ये क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जाता है तो उसमें आपको और भी गुण लिखने पड़ेंगे जो कि नोट्स के माध्यम से उपलब्ध है। नोट्स प्राप्ति के लिए आप 8469025568 इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप है आपका। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया वंचित होना बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है, यह कथन है। तो ये कथन किसका है? यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये कथन गार्डन का है। तो यहाँ पे सा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भारत में जाति का आधार, तो यहाँ पे जन्म है। मैंने बताया था कि कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो रिपीट होते रहते हैं। तो भारत में जन्म का आधार जो है जाति का आधार जो है जन्म माना जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया आपसे भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत शिक्षा को मौलिक अधिकार माना गया है? तो ये 12A में आता है, लेकिन 12A के अलावा जो है धारा 45 भी मानी जाती है। तो यहाँ पे ब ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया किस आयु वर्ग के बच्चे बाल मजदूरी की श्रेणी में आते हैं? कल ही मैंने आपको क्वेश्चन इस तरह का करवाया था। मैंने बताया था कि आपके जितने भी पेपर्स हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। यहाँ का क्वेश्चन वहाँ पूछा जाता है, वहाँ का क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है। तो 14 वर्ष से कम आयु के वर्ग के जो बच्चे हैं उनको बाल मजदूरी की श्रेणी में रखा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पद्धति भारतीय विद्यालयों में कब लागू की गई थी? तो ये आंसर हो जाएगा आपका, इसको लागू किया गया था 2009 में। तो यहाँ पे ऑप्शन फिर से करेक्ट हो जाता है।
इसी का इंग्लिश वर्जन जो है मैंने यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये इंग्लिश वर्जन जो इंग्लिश के विद्यार्थी हैं वो देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, फिर तीसरा क्वेश्चन ये रहा, और इसी तरह से चौथा क्वेश्चन ये रहा, और फिर पांचवा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि खाली स्थान पूछे जाते हैं आपसे। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम संसद द्वारा खाली स्थान में पारित किया गया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इसको पारित किया गया था 1993 में। तो यहाँ पे 1993 जो है इसका आंसर हो जाएगा। संविधान के खालिस्तान अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता प्रथा को समाप्त किया गया था। यानी कि अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछात, तो इसको अनुच्छेद 17 के अनुसार जो है इसको खत्म किया गया था। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर अनुच्छेद 17। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन में किया गया था। तो यहाँ पे ये जो खाली स्थान आगे दे दिया है, तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन जो है कौन से सन में किया गया था, तो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1964 में। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को जो है अलग नाम से भी जाना जाता है, जिसको बोलते हैं हम दौलत सिंह कोठारी आयोग। ये भी ध्यान रखना है, कभी कभी आपसे पूछ ले दौलत सिंह कोठारी आयोग का गठन कब किया गया था, तब भी आंसर 1964 ही होगा। अगर आपसे पूछ ले राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया था, तो 1964 ही होगा। तो दौलत सिंह कोठारी आयोग, जिसको इस नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना है आपको। प्रथम खेतिहार श्रम जांच समिति की स्थापना खालिस्तान में की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी 1950 से 1951 में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1950 से 51। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शिक्षकों के सामाजिक स्तर को ऊपर उठाने की योजना खालिस्तान की शिक्षा नीति में की गई थी। तो कौन सी शिक्षा नीति में की गई थी, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा, वो शिक्षा नीति थी जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1986 वाला। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये आपका इंग्लिश वर्जन है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना सन 1961 में की गई थी। केंद्रीय वक्फ बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो ये की गई थी 1964 में। और यहाँ पे पूछा गया है, और टीई एक्ट 2009 के तहत शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कितने कार्य करने के लिए घंटे निर्धारित किए गए थे, तो प्रति सप्ताह 45 घंटे। भारत में राष्ट्रीय आय के प्रमुख साधन के रूप में किसे लिया जाता है, तो अभी मैंने बताया था कृषि को लिया जाता है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा कृषि। आपका एमसीक्यू बन सकता है, आपका छोटा क्वेश्चन बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, खालिस्तानी बन सकता है। भारतीय संविधान द्वारा प्रत्येक भारतीय नागरिक को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे जो इंग्लिश वर्जन के विद्यार्थी हैं वो आप आसानी से समझ सकते हैं इन क्वेश्चनों को, और मैंने आंसर्स तो आपको बता ही दिए हैं। अब आते हैं थोड़े से बड़े क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं आपसे। यहाँ पूछा गया आपसे, वंचित वर्ग से क्या अर्थ से। तो वंचित वर्ग का तात्पर्य है कि जब किसी वर्ग की समाज में रहते हुए उसकी सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति ना हो सके और उनसे उनको वंचित रहना पड़े, तब वह वंचित वर्ग कहलाता है। क्वेश्चन हमेशा पूछता है, ये हर बार रिपीट होता है, ध्यान रखना है आपको। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के गठन का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक वर्ग के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने के लिए संविधान द्वारा प्रबंध और केंद्र सरकार राज्य द्वारा अधिनियम विधियों में दिए गए कार्यक्रमों की निगरानी करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शाल्य संस्कृति से क्या समझते हैं, तो शाल्य मतलब होता है विद्यालय। तो शाल्य संस्कृति शब्द आमतौर पर उन विश्वासों, धारणाओं, रिश्तों, दृष्टिकोण और लिखित और अलिखित नियमों को संदर्भित करता है जो स्कूल के कार्य या विद्यालय के कार्य करने
के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। तो ये होता है शाल्य संस्कृति। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, सामाजिक न्याय से आप क्या समझते हैं? तो सामाजिक न्याय से आज से ऐसे न्यायपूर्ण समाज की स्थापना से है जिसमें सामाजिक आर्थिक विषमताएं न्यूनतम हो, यानी कि कम से कम हो, और समाज समावेशी हो, यानी सबके लिए समान हो, और संसाधनों का वितरण सर्वमान्य स्वीकृति के आधार पर हो, यानी कि सब लोग जो मानते हो उसी के आधार पर जो है वहाँ पर जो भी संसाधन है, चाहे वहाँ पे पार्क हो, पेड़ पौधे हों, जिसका भी है, वहाँ पर सबको अधिकार बराबर हो वहाँ पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया लोकतंत्र का क्या अर्थ है, परिभाषित आपको करना है, तो परिभाषा भी लिखनी है। तो लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है लोगों का शासन। अगर हम अब्राहम लिंकन की परिभाषा लें तो लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया उदारीकरण शिक्षा से क्या समझते हैं? तो शिक्षा व्यवस्था से अनावश्यक प्रतिबंधों को हटाकर उसे उदारवादी बनाने की प्रक्रिया उदारीकरण शिक्षा कहलाती है, यानी कि कोई प्रतिबंध ना हो, सबके लिए शिक्षा समान हो, तो यही उदारीकरण शिक्षा कहलाती है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा जाता है, चेतनशील बुद्धिजीविता से क्या आशय है? तो चेतनशील बुद्धिजीविता एक मनोवैज्ञानिक अवस्था है जहाँ एक व्यक्ति चौकस, जागरूक और इतना सचेत होता है कि वह अपने आप पर सभी कौशल को चला सके, यानी कि जितने भी कौशल, जितने भी उसके अंदर क्वालिटीज़ हैं उनको अपने ऊपर थोप सकता है। और चेतनशील बुद्धिजीविता की परिभाषा कई कौशलों का एक संयोजन होता है जिसमें ध्यान और आत्म जागरूकता भी शामिल होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछेगा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा कि ये स्थित है नई दिल्ली में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है। भारत में जाति का आधार क्या है? तो वो आपको पता ही है कि भारत में जो जाति का आधार है वो है जन्म। तो यहाँ पे जन्म आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन मैंने बताया कि कई क्वेश्चन है ना बार बार पूछे जाते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम पारित हुआ तो सन 2009 में इसको पारित किया गया था, तो यहाँ पे 2009 आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की समस्याएं कौन सी हैं? तो भाषाओं की समस्या भी है इसमें शामिल, सामाजिक समस्या भी है, और शिक्षकों संबंधी समस्या भी, यानी कि उपरोक्त सभी जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछते हैं कार्य के बाद शिक्षक का मुख्य दायित्व है। तो जब कोई बच्चा कार्य कर लेगा तो शिक्षक क्या करेगा? तो उस कार्य का मूल्यांकन करेगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, कार्य का मूल्यांकन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में है क्वेश्चंस, जो आप जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे देख रहे हैं तो उनको बता रखा है मैंने कि इंग्लिश मीडियम में भी हम थोड़ा सा आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। केंद्रीय शिक्षा परामर्श मंडल CABE की स्थापना खालिस्तान में हुई, तो आंसर हो जाएगा ये सन 1921 में हुई थी। यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन, तो 1921 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। सामाजिक स्त्रीकरण का जैविक आधार, जैविक आधार पूछा है और स्त्रीकरण का, विकेंद्रीकरण का नहीं पूछा है। तो सामाजिक स्त्रीकरण में जो है आपका आ जाएगा व्यवसाय। ठीक है, व्यवसाय आ जाएगा। इसके बाद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम सन खालिस्तान से लागू हुआ था, तो ये जब लागू हुआ था तो उस समय था 1994 का। तो 1994 इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना वर्ष खालिस्तान में की गई थी, तो 1945 में की गई थी। ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें बस केवल उस ऑप्शन में से सही टिक करना है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, साइड में आप देख रहे हैं। विद्यालयों में पोर्टफोलियो का संबंध खालिस्तान से है, तो विद्यालयों में पोर्टफोलियो का संबंध जो है विद्यार्थियों से होता है। ठीक है। और ऑलरेडी मैं आपको जब नोट्स मैंने दिए हैं तो उसमें पोर्टफोलियो के बारे में सब कुछ बता चुका हूँ मैं। यहाँ पे इंग्लिश वर्जन है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो अभी हम बता सकते हैं कि अभी अभी मैंने बताया था आपको, जबलपुर। ठीक है। आधुनिकरण का शाब्दिक अर्थ लिखिए। आधुनिकरण का मतलब क्या होता है? कि इसका मतलब होता है कि बदलाव या परिवर्तन। ठीक है, बदलाव या परिवर्तन। भारत में स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था जुलाई 2000 में।
वैश्वीकरण की कोई दो विशेषताएं लिखी है, तो वैश्वीकरण की बहुत सारी विशेषताएं। वैश्वीकरण को आप जानते ही हो। वैश्वीकरण क्या होता है कि हम जो है बिना किसी बैरियर के कोई भी ट्रेड कर सकते हैं, एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं, एक दूसरे के पास जा सकते हैं। तो वैश्वीकरण का ये प्रभाव है। ठीक है, इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। सारी चीज़ें हम इसमें लिख सकते हैं। कोई भी दो विशेषताएं अपनी मर्जी से आप लिख सकते हैं। FLN, FLN का पूर्ण नाम आपको लिखना है। तो FLN का मतलब होता है फंडामेंटल, फंडामेंटल, और फिर आपका L से हो जाता है लिटरेसी, लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। इसको अगर हम हिंदी में बोलें, FLN को पूरा नाम अगर आप लिखना चाहते हैं, मूलभूत, ठीक है, मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता। क्या मकता, संख्यात्मकता, ठीक है। यही क्वेश्चन थोड़ा सा इंग्लिश में पूछा गया है। अब आते हैं, शिक्षा के अवसरों की समानता से क्या आशय होता है। तो शिक्षा के अवसरों की समानता का अर्थ होता है कि सभी विद्यार्थियों को समान पहुंच तथा जाति, वर्ग, प्रदेश, धर्म, लिंग आदि के भेदभाव के बिना समान अवसरों की प्राप्ति हो। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन MCQ का। केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान CIET स्थित है। तो ये CIET जो है केंद्रीय है, तो कहाँ पे होगा, दिल्ली में होगा। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण संबंधी प्रक्रियाओं को चार पक्षों में किसने बांटा था। तो आधुनिकीकरण संबंधी प्रक्रियाओं को चार पक्षों में बांटने वाले थे योगेंद्र सिंह। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था। अभी हमने डिस्कस किया था इसको, तो आपको आंसर हो जाएगा, ये 2009 में पारित किया गया था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का मुख्य या प्रमुख उद्देश्य जो है वो क्या है। तो वैश्वीकरण का प्रमुख उद्देश्य यहाँ पे देखने को मिलता है कि आर्थिक समानता देता है, ठीक है, उदारीकरण देता है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना जगाता है। तो वैश्वीकरण के बारे में अगर पूछता है आपसे कि प्रमुख जो है इसके विशेषताएं बताइए, तो आप बता सकते हैं इसमें आर्थिक समानताएं होती, जो मैंने चीज़ ऊपर बताई थी वही चीज़ आप यहाँ पे क्वेश्चन देखिए। कई क्वेश्चंस के आंसर तो आपको MCQ में मिल जाते हैं। अगर आप ध्यान से पेपर पढ़ते हैं, संयम से पढ़ते हैं, पहले से तैयार रहते हैं, तो आपको जो है बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा, आप आराम से कोई भी क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से शिक्षक का व्यावसायिक गुण है। उत्तम स्वास्थ्य, प्रयोग एवं अनुसंधान में रुचि, किसी संगठन की सदस्यता, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो ऑप्शन तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया उत्तम स्वास्थ्य हो सकता है, प्रयोग एवं अनुसंधान में रुचि हो सकती है, किसी संगठन की सदस्यता हो सकती है। तो संगठन की सदस्यता से शिक्षक का व्यवसायिक गुण नहीं झलकता है। उत्तम स्वास्थ्य हो तो भी उसका व्यवसायिक गुण नहीं झलकेगा। प्रयोग एवं अनुसंधान में अगर उसका रुचि है तो व्यवसायिक गुण ये कहलाएगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी। आ जाइए। ये जो विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम के हैं वो देख सकते हैं अपने क्वेश्चंस को। थोड़ा सा मैं स्लो चल रहा हूँ, आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। आइए आपके खाली स्थानों की पूर्ति करते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना वर्ष खालिस्तान में की गई थी। तो इसका स्थापना जो किया गया था 1993 में किया गया था। अभी हमने बात की थी। सामाजिक स्थिरीकरण का जैविकीय आधार, जैविकीय आधार पूछा है यहाँ पे, अजैविकीय आधार नहीं पूछा है। ठीक है, तो सामाजिक स्थिरीकरण का जैविकीय आधार जो है वो व्यवसाय हो जाएगा। ठीक है, द करिकुलम फॉर द 10 ईयर स्कूल दस्तावेज खालिस्तान से संबंधित है। तो ये जो 10 ईयर स्कूल की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो है प्राथमिक शिक्षा से ये संबंधित है। खालिस्तान संयुक्त राष्ट्र संघ की एक प्रमुख संस्था है, तो वो कौन सी है, यूनिसेफ। ठीक है,
और इसके अलावा कौन सा है? विद्यालय में पोर्टफोलियो का निर्माण खालिस्तान द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा करते हैं भाई? अभिभावक तो बनाते नहीं है पोर्टफोलियो, तो ये तो गलत हो जाएगा, शिक्षकों द्वारा होता है। शिक्षकों द्वारा किया जाता है। और आगे देख लेते हैं क्वेश्चंस। जो है इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं वो देख सकते हैं यहाँ पर, उनके क्वेश्चंस का आंसर मैंने अभी अभी ऊपर बता दिया है आप लोगों को, तो यहाँ पे मैच कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस इस तरह के हैं। लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का सिद्धांत क्या है? तो आम आदमी या नागरिकों की भागीदारी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सिद्धांत है। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है वंचन क्या है? वंचन का अर्थ कुछ रखने, आनंद लेने या उपयोग करने से रोकने जाने की या रोके जाने की स्थिति कहलाती है। ठीक है, वंचन का मतलब ये हो गया। स्कूल चलो अभियान कब प्रारंभ हुआ था? तो जुलाई, अभी मैंने बताया था, जुलाई 2000 में प्रारंभ हुआ था। बोझ के बिना सीखना से क्या तात्पर्य है? इसमें शिक्षा के सभी स्तरों पर विद्यार्थियों, विशेषकर छोटी कक्षाओं के विद्यार्थी जो होते हैं, छोटे छात्र होते हैं, बच्चे होते हैं, पर पढ़ाई के दौरान पढ़ने वाले बोझ को कम करना, साथ ही शिक्षा में गुणवत्ता लाना शामिल होता है। तो ये बोझ के बिना सीखना का ये उद्देश्य होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें पूछा जाएगा आपसे। एएलएम का पूरा नाम? तो एएलएम को बोलते हैं एक्टिव लर्निंग मेथड, जिसको हिंदी में बोलते हैं सक्रिय अधिगम प्रविधि। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंग्लिश में है इसका क्वेश्चंस। शिक्षा की सार्वभौमिकता से क्या अभिप्राय है? तो शिक्षा की सार्वभौमिकता का अर्थ है शिक्षा का किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध होना। इसे आम भाषा में समझे तो सबको मुफ्त में पढ़ाई से संबंधित जानकारी देना ही शिक्षा की सार्वभौमिकता कहलाती है। सामाजिक परिवर्तन की दो विशेषताएं बतानी है, तो यहाँ पे तीन विशेषताएं मैंने बताई है। सामाजिक परिवर्तन पूरे सामाजिक ढांचे में भी हो सकता है तथा उसके किसी एक संगठन में भी हो सकता है, यानी कि किसी एक समुदाय में भी हो सकता है। भौतिक अथवा अभौतिक संस्कृति बदलने पर सामाजिक परिवर्तन होता है। साथ ही साथ शिक्षा के द्वारा जब व्यक्ति के विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन होता है तो उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। ये भी सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं में शामिल है। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, जीवन कौशलों के विकास में शाल्य शिक्षा का क्या योगदान है? शाल्य यानी विद्यालय, जो आप स्कूल में जाते हैं उसकी शिक्षा का क्या योगदान है? तो हम कह सकते हैं जीवन कौशलों के विकास में शाल्य शिक्षा बच्चों को संकल्प, सहानुभूति, आत्मविश्वास, नेतृत्व और आत्म प्रबंध जैसे कौशलों के साथ विकसित करने में मदद करती है, जिससे उनकी भविष्य की सफलताओं का मार्ग जो है प्रशस्त होता है, आगे का मार्ग खुल जाता है। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डीपीईपी क्या है? तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, जिसको डीपीईपी बोला जाता है, इसमें शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, यानी सबके लिए सुलभ हो जाए, आसानी से मिल पाए। और इसके अंतर्गत जिला विशेष के अनुसार नियोजन तथा पृथक लक्ष्य निर्धारण के माध्यम से सभी को शिक्षा दिलाना, स्कूलों में बालकों को बनाए रखना है, यानी कि बालक छोड़ के ना जाएं, और शिक्षा के स्तर में सुधार करना एवं समाज के विभिन्न वर्गों में असमानता कम करने के साथ साथ काम करना भी शामिल होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लोकतंत्र में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो हमारा आंसर हो जाएगा लोकतंत्र शिक्षा का स्वरूप स्वतंत्र माध्यम में होना चाहिए लोकतंत्र में, तथा बालक की शिक्षा स्वतंत्र वातावरण में होनी चाहिए, जिसमें समानता और उत्तरदायित्व, न्याय तथा सहयोग के लोकतांत्रिक सिद्धांत को अर्थपूर्ण व प्रभावी बनाने के लिए शिक्षा में पूर्ण समझ होनी चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शिक्षा में उदारवाद या उदारवाद या उदारीकरण एक ही बात होता है, तो शिक्षा में उदारीकरण या उदारवाद से क्या तात्पर्य है? तो अभी हमने बताया था, शिक्षा में उदारीकरण से तात्पर्य शिक्षण या शिक्षा संस्थाओं से संचालन में शिक्षक कार्यक्रम के नियोजन एवं उदार दृष्टिकोण अपनाकर उन्हें परंपरागत दृष्टिकोण, यानी कि जो रूढ़िवादी दृष्टिकोण है ना, जो परंपराएं पूरी पुरानी मानी जाती है, तो उसको हटा करके जो है मुक्त करना है, जिससे कि सभी वर्गों के छात्र आसानी से शिक्षा प्रदान कर सकें या प्राप्त कर सकें और किसी से भेदभाव ना हो पाए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निर्देशन एवं परामर्श में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा परामर्श एवं निर्देशन में शिक्षक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। बालक को प्रत्येक स्थिति पर निर्देशन की आवश्यकता होती है, यानी इसको गाइड करना पड़ता है, और बालक के शैक्षिक विकास की जानकारी सबसे ज़्यादा एक अध्यापक को होती है। अतः एक शिक्षक है जो अपने बालक को सबसे
सही निर्देश भी दे सकता है या परामर्श भी दे सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। नोट्स प्राप्ति के लिए संपर्क करना चाहें तो नंबर फिर से बता देता हूँ, 8469022568। ठीक है, ये नंबर रहेगा आपका। नोट्स जब आप प्राप्त करेंगे तो जो पहले नोट्स दिए थे उन नोट्स का अलग था, और ये नोट्स भी आपको मिलेंगे जो आपने वीडियो देखे हैं। 801 भी शामिल रहेगा आपका और 802 भी शामिल हो जाएगा उस नोट्स में। तो आप चाहें तो इन नोट्स को ले सकते हैं और अच्छे तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही बेहतरीन होगा, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे और जितना जल्दी पढ़ेंगे। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है आप क्या करना चाहते हैं। व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं अगर आपको नोट्स चाहिए तो। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे और हैव ए नाइस डे।